आज सभी को नमस्कार नमस्ते सर। नमस्ते जय जिनेन्द्र सर। नमस्कार सर। नमस्कार। जय जिनेन्द्र सभी को। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर। सभी को नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है। ग्रिड आप लोगों ने बहुत फास्ट बना ली है। इतनी सारी फोटो। तो बेनिफिट तो यही है कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी हमें ग्रिड के अंदर। और क्या नाम है, हमारा कॉन्फिडेंस भी हाई है, इस बात को दिखाता है जितने स्पीड पे हम लोगों ने ग्रिड बनाई है। लगभग मेरे पास 125-125-30 के करीब फोटोज आई हैं ग्रिड की। और मजा आ गया, मतलब देख के कितनी बिल्कुल रेडी ही बैठे थे हम सब ग्रिड बनाने के लिए अपने अपने। तो ऑल द बेस्ट। आप अपने ग्रिड से समाज में जो भी जितने भी लोगों की हीलिंग करें, आपको सक्सेस मिले और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ जुड़ी रहे। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डीएनए हीलिंग। रेकी के अंदर डीएनए हीलिंग लास्ट टॉपिक होता है। हमारा लास्ट टॉपिक कुछ और होगा, वेंड का होगा। खैर वेंड एक ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह ही लेंगे। तो ये मान के चलिए कि इसके बाद हमारे पास पेंडिंग क्वेरियां हैं, संजीवनी मंत्रा, पेड़ों के नाम, या फिर छोटी मोटी 2-3 चीजें। परंतु क्लास ये आज आखिरी मान के चलिए रेकी की। ठीक है जी। डीएनए हीलिंग क्यों की जाती है, पहले इस बात को समझने की कोशिश की जाती है और रेकी के साथ इसका क्या संबंध है। ठीक है जी। क्या डीएनए हीलिंग संभव है? मतलब इस बात पे भी हमारा विचार होना बहुत जरूरी है सभी का। तो समझने की कोशिश करते हैं इस बात को कुछ ऐसे कि सबसे पहले समझते हैं हम कि हमारे पहले पहले दिन का टॉपिक क्या था। व्हाट इज एनर्जी। ठीक है जी। पहले दिन का टॉपिक यही था ना, व्हाट इज एनर्जी। तो व्हाट इज एनर्जी का मतलब था कि एनर्जी क्या है। ठीक है। और एनर्जी एक प्रकार की नहीं है जो हमें चलाती है। 1000 टाइप की एनर्जीज हैं, 1000 टाइप्स की। ठीक है जी। तो इन एनर्जीज में जब डीएनए का नाम आता है तो डीएनए का मतलब मेरी नजर में वो किताब जो शाही से नहीं लिखी जाती, वो किताब जिसके लिए कागज की जरूरत आपको कभी नहीं पड़ती, और वो किताब जिसको जिसके लिए आपको कुछ क्या नाम है स्वयं से करना पड़ता है। ठीक है जी। डीएनए के गुड भी हैं और बैड भी हैं। ठीक है जी। डीएनए एक ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है कि जो श्रम हमारे पूर्वजों ने किया, जो श्रम हम कर रहे हैं, जो मेरे अनुभव हैं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरे विचार हैं, वट एवर, जितने भी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ के अंदर है या जितनी भी सुविधाएं मेरे पास हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करते हैं थ्रू द डीएनए। ठीक है। इसीलिए रेकी के अंदर कोई भी कुल देवता का नाम आपको लेने को नहीं कहता। मतलब कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं कहेगा कि रेकी के अंदर आप अपने कुल देवता का आह्वान करो और या अपने कुल देवता से आशीर्वाद लो। उसके पीछे कारण होता है। ठीक है जी। कारण क्या होता है? एक सिंपल सा कारण कि भैया कुल देवता का क्या लेना देना। 21वीं सदी में तो लोगों को ये नहीं पता कि राम अयोध्या में रहते थे या कहीं और। ठीक है जी। आज की यंग जनरेशन को नहीं पता, कोई ज्यादा रामायण का बैकग्राउंड नहीं पता, महाभारत का बैकग्राउंड नहीं पता। तो कुल देवता तो बहुत दूर की चीज हो गई है। ठीक है जी। कि कुल देवता क्या चीज होते हैं। परंतु कॉस्मिक रेखी के अंदर इसका बड़ा जिक्र है कुल देवता का। क्यों जिक्र है उसके पीछे हम बात करते हैं। ग्रंथ हमने पढ़े, किताबें हमने पढ़ी सभी ने। ठीक है जी। हमने देखी भी।
और आज भी वही हाल है, हम किताब को देखते ही नींद आ जाती है। स्कूल में भी वही हाल होता था, किताब को देखते ही नींद आ जाती थी, और आगे भी वही हाल है, रहने वाला है कि किताब को देखते हमें नींद आ जाएगी। ठीक है जी। कागज तो बहुत बाद में बना होगा, उससे पहले हमारे ब्रेन के अंदर एक स्टोरेज होती है, सब एक्सपीरियंस, अनुभव, ज्ञान, वट एवर जो भी हम अपने जीवन के अंदर करते हैं, वो स्टोरेज जो है वो हमारे सर्वाइवल का एक मैंडेटरी पार्ट है। हम सबके सर्वाइवल का एक मैंडेटरी पार्ट है, चाहे हम हैं या जीव जंतु हैं। आप ये बताइए कि आपने घर बना लिया, बिल्ली को थोड़ी पता दे के आए थे, बिल्ली को रसोई का पता है आपकी कि बिल्ली रसोई में आके दूध पी के चली जाएगी, या बंदर को फ्रिज खोलना आता है। ये इंसान के लिए नहीं है, ये जीव जंतुओं के लिए भी उतना ही है जितना हमारे लिए है। ठीक है जी। और बिल्कुल वैसे ही इसका बिहेवियर रहेगा कि जनरेशन टू जनरेशन जहां पे भी प्रजनन की क्रिया होगी वहां पे डेटा ट्रांसफर होगा। और डेटा कभी भी, अगर इसमें हम बात करें, थोड़ा सा साइंटिफिक जाएं, तो जब एक मेल और फीमेल इंटीमेट होते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ टेराबाइट का डेटा ट्रांसफर होता है। थाउजेंड्स ऑफ टेराबाइट्स, मतलब ये नहीं है कि जीबीज में होगा, टेराबाइट्स में होगा ट्रांसफर। तो टेराबाइट्स का मतलब हर बार टेराबाइट्स में होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो भी जीबी में होगा, एमबी में होगा, चाहे आपकी एज कितनी भी, डेटा टेराबाइट्स के अंदर ही ट्रांसफर होगा। और उस टेराबाइट मतलब डेटे का अलग रोल है, जन्म प्रक्रिया करना, एग बनना, स्पर्म काउंट होना, एक्स एक्स वाई वाई, ये सब कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसके अलावा टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन अलग है ह्यूमन बॉडी के अंदर, मेल के पास भी और फीमेल के पास भी। ठीक है जी। उसी टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन के बेस पे माँ के पेट में बच्चे की शक्ल का निर्माण होता है, उसकी आदतों का निर्माण होता है, और बहुत सारी चीजों का मतलब उसके हाथ किससे मिलेंगे, पैर किससे मिलेंगे। अब हस्बैंड वाइफ है, शक्ल दादा दादी के ऊपर चली गई, ठीक है जी, नाना नानी के ऊपर चली गई, किसी के ऊपर दूसरे आदमी मामा के ऊपर शक्ल चली गई बच्चे की। तो इंफॉर्मेशन जो होती है माइंड के अंदर, उस इंफॉर्मेशन के आधार पे बॉडी का स्ट्रक्चर भी तैयार होता है, डीएनए की हमारे। ठीक है जी। और हमारे नेक्स्ट जो कोर्स आ रहा है आकाशिक रिकॉर्ड, उसके अंदर भी डीएनए का टॉपिक रहने वाला है, तो वहां हम और डीप में इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी। अब डीएनए एक ऐसी चैन है जिसको ये कहा जा सकता है कि इस चैन का साइज कितना होगा, डीएनए की चैन का साइज कितना होगा, तो बोला जाता है अनलिमिटेड। मतलब इतनी बड़ी चैन है, अनलिमिटेड है। और एक सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे कोडिंग काम करती है ना, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर काम करता है डीएनए। हल्का सा भी इधर से उधर हो जाए ना, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है बॉडी का। मतलब माइनर सा भी डीएनए मिस, उनके अंदर गैप आ जाए, सीक्वेंस मिस हो जाए, तो इंसान की पूरी बॉडी का खात्मा हो जाता है एक तरीके से, मतलब कुछ बचता ही नहीं है। विज्ञान इस पे बहुत काम कर रही है। अगर ऐसा कोई केस आता है तो इंजेक्शन इंजेक्शन करोड़ों रुपए का है, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। मतलब करोड़ों करोड़ों रुपए का इंजेक्शन है, कोई गारंटी नहीं है। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं कि डीएनए को रिपेयर किया जा सके, बट अभी तक सक्सेस रेट 1% है सिर्फ, मतलब 1% सक्सेस रेट है विज्ञान के पास। तो डीएनए का मतलब है, दो तरीके से देखिए मैं डीएनए को हमें समझने की जरूरत है। एक तो मैं इस बात को लेकर बैठा हूं कि मैं आध्यात्मिक हूँ या मैं एक हीलर हूँ। ठीक है। अब उसमें चाहे मैं रेकी को लेके आ रहा हूँ या किसी दूसरी ऊर्जा को लेके आ रहा हूँ, बट मैं एक हीलर हूँ। दूसरी चीज में कहता है कि मैं इसको ना कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ अपने नेक्स्ट बर्थ के अंदर, या अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ अपनी इंफॉर्मेशन को। ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट बर्थ में भी ले जा सकता हूँ, मैं इसको नेक्स्ट जनरेशन को भी दे सकता हूँ। नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या है, हर कोई एलिजिबल नहीं है देने के लिए, हम में से हर कोई एलिजिबल नहीं है देने के लिए, क्योंकि उसके लिए मेल और फीमेल को इंटीमेट होना पड़ेगा, संतान की प्लानिंग करनी पड़ेगी एंड ऑल। ठीक है। अब उस प्रोसेस से नहीं जा सकते, तो क्या हीलिंग में ही ऐसा कोई मेथड है कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी ये सारी की सारी नॉलेज दे सकें जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है? तो यस, डीएनए हीलिंग में पॉसिबल है कि आप अपने नेक्स्ट बर्थ और नेक्स्ट जनरेशन दोनों को ये ज्ञान बिना पेपर पेन और किताब के दे सकते हो, कॉन्शियसनेस के लेवल के ऊपर।
दूसरी चीज, अगर ये हीलिंग सक्सेसफुल होती है तो मेरी नेक्स्ट जनरेशन के पास ये ज्ञान जाएगा ही जाएगा, राइट। और अगर मेरी नेक्स्ट जनरेशन के पास ये ज्ञान जाएगा और वो अपने फ्यूचर में भी प्लान करेंगे या अपनी अगली जनरेशन को प्लान करेंगे, तो इस बात की भी श्योरिटी है कि उनके पास भी ये ज्ञान जाएगा। और जब मेरा नंबर 111 होगा, समझिए 111 नंबर कुल देवता का होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कुल देवता अकेले ही सारा काम करते हैं। कुल देवता का जो अपना कॉन्सेप्ट है उसमें हम किसी दिन क्लास करेंगे कुल देवता के ऊपर। कुल देवता का जो असिस्टेंट होता है, जो पूरा का पूरा डेटा प्रोसेस करता है, उसका नंबर होता है 111। 111 का मतलब समझिए बड़ा सिंपल में है कि तृप्ति मैडम जी है, तृप्ति मैडम के पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, 111 नंबर के जो होंगे। जब भी कभी आप पेपर पेन लेके 111 की सीढ़ी बनाओगे ना, तो आप पाओगे एक, ओनली वन, कि आप कहोगे यहीं से दुनिया स्टार्ट हुई है। मतलब वो पहला इंसान जहां से दुनिया स्टार्ट हुई है। अध्यात्म में इसकी बहुतों बार कैलकुलेशन हो चुकी है, बहुतों बार। 111 पे पहुंचते ही आपको समझ में आएगा कि ये हमारा वो है, यहाँ से दुनिया की शुरुआत हुई है, ये वो पहला इंसान है जिसने दुनिया को, जहां से दुनिया स्टार्ट हुई। परंतु ऐसा होता नहीं है, ठीक है। 111 के बाद का एक्सिस डायरेक्ट एनर्जी के पास चला जाता है। तो हम भी कभी ना कभी ऐसी भूमिका के अंदर अपने जीवन के अंदर आते हैं। आज जो बात कर रहे हैं, इस बात का इम्पैक्ट हम पे या हमारी जनरेशन पे शायद हजारों लाखों सालों के बाद आने वाला है। जो टॉपिक हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, हजारों लाखों साल बाद भी ये सेम इम्पैक्ट हमें देखने को मिलने वाला है। जैसे आकाशिक रिकॉर्ड में भी मैं आपको एक अनुभव बताऊंगा। जहां हम आज सब बैठे हैं 5000 साल के बाद भी हम सेम ऐसे ही बैठे होंगे, सभी के सभी एक साथ। 5000 ईयर के बाद भी हम सब ऐसे बैठे होंगे। जब आप टाइमलाइन और समय को पढ़ते हैं तो समय हर 5000 साल में अपने आप को रिपीट करता है। एवरी 5000 ईयर, मतलब हर 5000 साल में समय खुद को रिपीट करता है। तो जो कॉस्मिक, जिसको हम कहते हैं कॉस्मिक क्लॉक, तो 5000 साल बाद भी हम ऐसे बैठे होंगे और शायद इस टॉपिक का इम्पैक्ट हमें उस टाइम पे दिखे। तो मतलब हमारी जो 111वीं जनरेशन होगी, ठीक है, चाहे हम में से कुछ लोग अभी ऐसे होंगे जो अपनी तीसरी या चौथी जनरेशन को आंखों से देख रहे होंगे, मतलब अपने बच्चों को, उनके बच्चों को और आगे उनके बच्चों को भी देख रहे होंगे। ऐसे भी लोग बीच में हमारी क्लास के होंगे। तो वो आपकी, मेरे बच्चे मतलब मेरी जनरेशन सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, जो हमारी 111वीं जनरेशन होगी, उसके लिए हमारा स्थान कुल देवता का होगा। मतलब उस वक्त हम उनके कुल देवता कहलाने वाले हैं। और उस वक्त उनके जो गुण होंगे वो सेम वही गुण होंगे जो हमारे गुण हैं। मतलब जो उनका जो लाइफस्टाइल और गुण होंगे वो बिल्कुल वैसे होंगे जैसे हमारे हैं। तो कहते हैं एक जो आध्यात्मिक आदमी होता है, उसके अध्यात्म में भविष्य नाम की एक चीज होती है। भविष्य मतलब वो अपने भविष्य में रह के अपने वर्तमान के लिए कुछ बड़ा कर सकता है। इतना ही फर्क है मतलब एक जीव में और एक ह्यूमन में, कि जीव भविष्य में रहकर अपने वर्तमान का निर्माण कर सकता है। और डीएनए हीलिंग इसीलिए जरूरी होती है रेकी जैसी चीज के अंदर, कि रेकी जब हम सीखनी शुरू करते हैं तो हम प्योर होना शुरू करते हैं। एक पल के लिए ये भूल जाते हैं कि रेकी के द्वारा हम हीलिंग करेंगे स्वयं की और ठीक हो जाएंगे या हमारी कोई बीमारी ठीक हो जाएगी। एक पल के लिए हम इसको किनारे कर देते हैं और सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि उस मोमेंट के लिए हम रेकी सीख के स्वयं को प्योर कर रहे थे। कैसे हमारी प्योरिटी, हमारी, हमने जब ब्रह्मांड को समर्पण दिया पहली बार, जब हमने चौको रेके ऊपर बात करनी शुरू करी, पहले हमने ऊर्जा को समझा, ऊर्जा के सोर्स को समझा, उस सोर्स के प्राकृतिक कनेक्शन को समझा, प्राकृतिक कनेक्शन के साथ हमने चक्रास को रिलेट किया। उसके बाद हमने अपने चक्रास से ऊर्जा हमारे ओरा के साथ रिलेट हुई। ओरा के साथ रिलेट होने के बाद हमने स्वयं को समझने के बाद स्वयं को सरेंडर किया ब्रह्मांड के पास। जिस मोमेंट पे हमने स्वयं को ब्रह्मांड के पास सरेंडर किया, उस मोमेंट पे हमने अपने कुल देवता का आह्वान किया।
राइट। हमने कहा ना क्लास के अंदर कि मैं अपने कुल देवता का आह्वान करता हूँ, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, याद होगा आप लोगों को पहली अट्यूनमेंट। तो कुल, आप में से किसी ने सवाल उठाया नहीं कभी कि कुल देवता का नाम रेकी के अंदर क्यों लिया जाता है? शायद आप इमोशन में थे या फिर हमारे लिए बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी था, पर सवाल उठा लेना चाहिए कि किसको क्यों बुलाया जा रहा है अट्यूनमेंट के अंदर, क्योंकि हम एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहे हैं। तो हमारे पूर्वजों में जिनका नंबर 111 होगा ऊपर, ठीक है जी, हमने उनका आह्वान किया और उन 111 के जीवन का, 111 जनरेशन के जीवन का जो अनुभव है वो हमारे डीएनए के अंदर है। कितने का? 111 का। वैसे तो कहते हैं शुरुआत से, बंद से, लेकिन कुल देवता के कॉन्सेप्ट में कहा जाता है कि 111 का। वो 111 का जो क्या नाम है, हमारा अनुभव हमारे डीएनए के अंदर है। और दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज, उस 111 में हम 3 बार टाइम लाइन को क्रॉस करके गए होंगे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर। मतलब 3 बार हम सब लोग कोर रिलेशन में आपस में मिले होंगे। कोर, कोर का मतलब जहां पे दो लोग इंटीमेट हुए और तीसरे का जन्म हुआ, या फिर दो लोग ऐसे मिले जो इंटीमेट हुए, ये सारे कोर रिलेशन कहलाते हैं, राइट। जन्म दिया माता पिता ने तो बच्चे आपके कोर हो गए, ठीक है। और दो लोगों ने अगर आपस में वो सिर्फ इंटीमेट ही हुए, मतलब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई उनके बीच में, तो वो भी आपका कोर रिलेशन कहलाएगा इस जन्म के अंदर। तो 5000 साल हमने 3 बार, अगर 111 की कैलकुलेशन मारोगे तो 3 बार हमने टाइम लाइन को भी क्रॉस किया। तो मतलब मेरा डीएनए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो घट रहा है वो भी पहले घट चुका है, और जो घटने वाला है उसकी भी तैयारी हम आज ही करने वाले हैं, और जो घट चुका है उसका भी एक्सेस हमारे पास आएगा, ठीक है जी। तो हम जब चोकोरे के अंदर सरेंडर की भाव कर रहे थे तो हमने यूनिवर्स को समर्पण किया, और समर्पण करने के वक्त हमने अपने कुल देवता को इनवाइट किया। कुल देवता को इनवाइट करने का मतलब यहाँ पे एक ही था कि मेरी जो इंफॉर्मेशन है, वट एवर इंफॉर्मेशन आई है, जो भी मेरे अनुभव, इंफॉर्मेशन, डेटा है, उसकी सिक्योरिटी के लिए अभी मेरा ब्रह्मांड से जुड़ाव नहीं हुआ था। चोकोरे की मैंने ट्रीटमेंट नहीं ली थी, तो मेरा उस मोमेंट पे ब्रह्मांड के साथ कोई जुड़ाव नहीं हुआ था। उस वक्त मैं सिर्फ भाव में था, राइट। भाव का मतलब कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, बट मेरे सिलेक्शन का भी कोई, ब्रह्मांड के सिलेक्शन का भी कोई क्राइटेरिया हो सकता है, और ब्रह्मांड धोखा भी दे सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि धोखा हो जाए हमारे साथ। ऐसा एक भाव मान लेते हैं कि ब्रह्मांड हमें धोखा भी दे सकता है, ठीक है जी। उस सिक्योरिटी के लिए हम अपने कुल देवता का आह्वान करते हैं कि मेरा सब कुछ सिक्योर रहे, सेफ रहे। जब तक हम ब्रह्मांड की शरण में नहीं जाते तब तक हमारे प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी कुल देवता की होती है। और जब हम ब्रह्मांड की शरण में जाते हैं, मतलब जब हम ब्रह्मांड के अंदर सरेंडर करते हैं, उस मोमेंट पे एक अलग घटना हमारे साथ घटती है। और उस घटना के अंदर क्या होता है कि ब्रह्मांड हमें सुरक्षा के लिए चोकोरे सिंबल की अटेनमेंट लेते हैं हम ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड हमारी सुप्त चेतनाओं पे, मतलब हमारे 7 चक्रों के ऊपर चोकोरे को स्थापित करता है टू द अटेनमेंट। तो इसीलिए मैंने कहा कि आई एम नॉट योर गुरु, हमारा गुरु ब्रह्मांड है, क्योंकि हमें ब्रह्मांड से सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है जी। अब मेरा कल को ध्यान छोड़ने का मन कर जाए, आप कहाँ जाओगे फिर? ठीक है, मैं, आपकी सिक्योरिटी तो खतरे में पड़ जाएगी सबकी, लेकिन ब्रह्मांड नहीं छोड़ेगा आपको। इसलिए मैंने काम आपका पक्का करवा के रखा है, ठीक है जी। तो ब्रह्मांड हमें, जब हम ब्रह्मांड को समर्पण करते हैं तो ब्रह्मांड हमें सिक्योरिटी देता है। किस चीज की सिक्योरिटी देता है? कि आई एम, अब तुम मेरे साथ हो और तुम्हारी सत्य चेतनाओं को कोई खतरा नहीं है किसी भी प्रकार का। ये हमारी चौकोरे के अटेनमेंट का मतलब होता है। और उसी मोमेंट पे ये चीज तय हो जाती है हमारे कुल देवता ब्रह्मांड और हमारे बीच के अंदर, कि मैं जन्मों जन्मों तक अब ब्रह्मांड की शरण में रहने वाला हूँ। मतलब ब्रह्मांड ने मेरी सुप्त चेतनाओं को प्रकट किया है। और 111 जनरेशन, 111 बार जन्म लेके मरने का, या 100 मेरे मतलब खानदान में आगे 111 की लाइन चले, तब तक का इंतजार मुझे करने की जरूरत नहीं है। मुझे जो वर्तमान में करना है वो जिम्मेदारी भी मैं आज ही संभालने के लिए तैयार हूँ। मतलब वर्तमान में मुझे इस बात का इंतजार नहीं करना
कि भैया मेरे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, वो 111 का नंबर आएगा, मैं आज से ही उस एक्सेस के लिए तैयार हूं जो मुझे हजारों सालों बाद मिलने वाला है। और यही अध्यात्म के अंदर सबसे अद्भुत माना जाता है। अद्भुत का मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसकी कल्पना करने में भी लोगों को परेशानी होती है। मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं रेकी के अंदर उस लेवल की बात कर रहा हूँ कि मैं समय की टाइम लाइन को 3 बार क्रॉस करने की बात कर रहा हूँ, और इतना एक्सेस पाने की ऊर्जा क्या मेरे पास है। ऊर्जा हमारे पास एक ही भाव से आती है, दैट इज कॉल्ड, जो हमने ब्रह्मांड को सरेंडर किया अपने। जो आपने सरेंडर कर दिया वो आपकी ऊर्जा का कारण बन गया। और उसके बाद जिस दिन आपने चोको रेकी टूर्नामेंट ले ली, ऑन दैट डे, उसी दिन से, उसी मोमेंट से आपका और ब्रह्मांड का एक कनेक्शन बाय डिफॉल्ट बन गया, राइट। तो जब हम इस प्रकार से अपने जीवन के अंदर अपने और ब्रह्मांड के बीच में कनेक्शन स्थापित कर लेते हैं, तो हमें स्वयं के ऊपर कोई डाउट नहीं होता, और हमारी नॉलेज, डेटा, इंफॉर्मेशन, हमें इस सब को आजाद करना होता है। मतलब मेरे पास जो कुछ है वो अगर पास्ट में घट रहा है, मतलब अगर यही घटना पास्ट में कहीं घटनी है, तो मैं वहां के लिए उसको इम्पैक्ट करने के लिए अपनी इस इंफॉर्मेशन को आजाद करूंगा। और ये घटना अगर भविष्य में कभी घटनी है तो भी मैं खुद को आजाद करूंगा, और ये घटना अगर वर्तमान में कभी घटनी है तो भी मैं स्वयं को आजाद करूंगा। और ये मेरे डीएनए की पावर है कि मैं अपने अंतर मन की शक्ति से अपने डीएनए को हील करूंगा। और इसके अलावा हमारे पूर्वजों ने जो भी जब तब अनुभव, नॉलेज, वट जो कुछ भी उन्होंने अपने जीवन के अंदर सहा है, देखा है, उस सबको मैं इंफॉर्मेशन का एक्सेस लेने के लिए अपने डीएनए को हील करूंगा। अब एक चीज यहाँ पे पेच फंसती है कि भैया डीएनए से तो कैंसर भी आ सकता है, डीएनए से तो हमारे को शुगर भी हो सकती है, और अगर डीएनए की बात करें तो कोई भी ऐसी डिजीज भी आ सकती है जो हमारे पूर्वजों के पास हो, हमारे पास ना हो। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है डीएनए हीलिंग। तो मतलब मैं डीएनए को हील कर रहा हूँ। वो सारी की सारी चीजें अगर आने वाली भी हैं और बॉर्डर लाइन पे भी खड़ी हैं, तो मैं उनको चौकोरे से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मेरी सुप्त चेतनाएं प्रोटेक्टेड हैं, और मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है दैट इज फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन। सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिल्टर होके आ रही है बिना किसी ब्रेक और बिना किसी ब्लॉकेज के, और उस फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन को मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कभी भी यूज कर सकता हूँ। अब डीएनए हीलिंग हमें ये समझ में आया कि हमारे साथ कहाँ से कनेक्टेड है। अब ये समझना चाहते हैं कि इसका और फायदा अभी करंट लाइफ में हम कैसे ले सकते हैं, मतलब आज के जीवन के अंदर, करंट लाइफ के अंदर हम इसका फायदा कैसे ले सकते हैं। करंट लाइफ के अंदर अगर आपको डीएनए हीलिंग का फायदा लेना है तो एक बात को समझ लीजिए, थाउजेंड ऑफ बीमारियां बॉर्डर लाइन पे खड़ी होती है हमारे मनों में हो रहा, मनों में हो रहा, जो हमने क्रिएट किए हैं भाव, नेगेटिव थॉट्स और बहुत सारी चीजों के साथ। कुछ आती हैं हमारे डीएनए से, ठीक है जी, पूर्वजों से, ऐसी बीमारियां। कुछ ऐसी जो लाइलाज है, कुछ ऐसी जो लाइलाज हैं जिनका कोई रूट कॉज नहीं है। उस सब के अंदर डीएनए का बहुत बड़ा रोल है। जैसे ही आप डीएनए को हील करते हैं, मतलब जब हम अपने डीएनए को वाइब्रेट करते हैं, हील करते हैं, तो कहा जाता है कि जब डीएनए हील होता है तो बॉडी पर एक ऐसा वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन के अंदर क्या होगा, आपके बॉर्डर के ऊपर जितनी भी ऐसी नेगेटिव चीजें, नेगेटिव बातें, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बीमारियां, वो सब की सब आउट हो जाती हैं। ठीक है, हमारे क्लाइंट के साथ ऐसा बहुत बार होगा कि समटाइम्स हमारी रेकी हीलिंग काम नहीं कर रही है। ठीक है जी, कुछ क्लाइंट्स के साथ ऐसा होगा जहाँ पे मेडिकल साइंस घुटने टेकती है, और कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है जहाँ पे हीलर भी घुटने टेक देता है। ठीक है जी, उस केस के अंदर आपको क्या करना है, उस केस के अंदर आपको सिंपल मैटर पे, सिंपल तरीके से अगर आप सोचोगे तो डीएनए हीलिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करना है क्लाइंट के साथ, उसको राहत मिलेगी ही मिलेगी।
चाहे कम मिले या ज्यादा मिले, आपके क्लाइंट को राहत मिलेगी ही मिलेगी इस केस के अंदर, अगर हम डीएनए हीलिंग की बात करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, समिता मैडम का एक दिन कॉल आया कि सर वेट लॉस की क्लास करती हूँ। ठीक है, मैंने कहा बढ़िया टॉपिक है, वेट लॉस की क्लास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं पतला दिखता हूँ। लेकिन अगर हेयर लॉस की क्लास करनी हो तो मैंने कहा मैडम जी मैं कैसे करूंगा, मेरे तो खुद के ही उड़े हुए हैं। ठीक है जी, और जब खुद के नहीं तो फिर दूसरे के हेयर कहाँ से लेके आओगे आप, राइट? मतलब टॉपिक सूट भी तो करना चाहिए ना। अगर मेरे बाल इतने लंबे लंबे और मैं कहूँ जी आप, तब तो आप यकीन करोगे। आप वेट लॉस पे 1 मिनट में यकीन कर लोगे भी बंदा पतला सा है, हमें भी अपने जैसा बना देगा, कुछ तो सीक्रेट होगा। ठीक है, परंतु अगर यहाँ पे डीएनए हीलिंग की बात की जाए तो ये बाल का साइज डबल ट्रिपल भी हो सकता है उस केस के अंदर। ठीक है, जितने आपको दिखाई दे रहे हैं बाल सिर पे मेरे, एक तो वैसे ही मैंने बहुत छोटे रखे हुए, इसके समझ लो आधे भी नहीं होंगे। कुछ ऐसी घटना घटी थी कि इसके आधे भी नहीं थे, परंतु इसी डीएनए हीलिंग से जो आप देख रहे हो ये सारे के सारे वापिस आए हैं, सारे के सारे। और अगर मैं लग जाऊं, मतलब मेहनत करूं टाइम निकाल के, तो मात्र 1 साल के अंदर बाल यहाँ तक होंगे, मतलब माथा नहीं दिखाई देगा, इतने बाल होंगे। ठीक है, मेरा ऐसा कॉन्फिडेंस है, डीएनए हीलिंग में इतना दम है। ठीक है जी। अब मैटर नहीं करता भाई खाया होगा मेरे पूर्वज ने बर्गर वर्गर कोई और उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया और उनके बाल उड़ गए, अब वो इंफॉर्मेशन उनके डीएनए में आ गई तो जी उमा शंकर जी के भी बाल उड़ गए। ठीक है, अब इसमें उमा शंकर जी ने तो बर्गर नहीं खाया, उनकी तो कोई गलती नहीं है। तो पूर्वजों का प्यार नॉलेज आशीर्वाद ठीक है, लेकिन हमारे पूर्वज कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनका कुछ ऐसा भी हमारे अंदर ट्रांसफर हो, लाइक शुगर ट्रांसफर हो, कैंसर ट्रांसफर हो, लिवर की कोई प्रॉब्लम ट्रांसफर हो। हमारे पूर्वज कभी ऐसा तो नहीं चाहेंगे हमारे साथ, वो भी नहीं चाहते और हम तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हमें रिसीव हो। तो इसको रोकने की एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया डीएनए हीलिंग के अंदर ही काम करती है। ठीक है, तो कहते हैं जो नामुमकिन, जिनके रूट कॉज आप और हम फाइंड आउट नहीं कर सकते और जिनके रूट कॉज होते भी नहीं है, समटाइम्स इंफॉर्मेशन ही आ गई, रॉन्ग इंफॉर्मेशन आ गई और दंगे हो गए। ठीक है, अब बेकसूर आदमी की तो कोई गलती नहीं है उसमें, ना उसका कोई कर्म मारा, राइट जी। तो एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन या एक गलत इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में आ गई जिसकी वजह से कि हमें प्रॉब्लम हो रही है। अब लोग बड़ी सहजता से इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि पिताजी को लीवर की प्रॉब्लम थी तो जी मेरे को भी हो गई, उनके बाल उड़े थे जी मेरे भी उड़ गए, हमारे घर में शुगर हेरिडिटी है जी। अंजलि शाह मैडम जी जाग जाइए नहीं तो आपको कोरियर नहीं भेजूंगा। अच्छा, ठीक है, ओके। तो क्या नाम है, हेरिडिटी वर्ड को यूज कर करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को और हम ट्रेन कर लेते हैं। कैंसर में बोला जाता है कि जी कैंसर है, दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है, उनके भाई को भी हुआ था, उनकी मदर को भी हुआ था, उनको भी हुआ था। आप होने दे रहे हो ट्रांसफर, ठीक है जी, आप होने दे रहे हो ट्रांसफर, आप चाहो तो रोक सकते हो और रेकी के अंदर इसकी बहुत पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ देखो, हिप्नोथेरेपी की अगर आप बात करते हो तो हिप्नोथेरेपी इतना पावरफुल कोर्स है, वो किसी भी बीमारी को रिवर्स कर सकता है। ठीक है जी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी भी बीमारी को। परंतु डीएनए हीलिंग में हिप्नोथेरेपी का भी कोई लेवल नहीं है। डीएनए जो चलेगी रेकी के साथ उसका लेवल सुपीरियर है, मतलब सुपर हाई लेवल है कि रिवर्स कर सकते हो आप किसी भी ऐसी चीज को। अब एक हीलर को ना समटाइम्स बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई इस बीमारी का मेडिकल साइंस में नाम भी नहीं है, इसका इलाज भी नहीं है, और हम इसको मतलब क्या नाम है फाइंड आउट भी नहीं कर पा रहे हैं और इसमें तो कोई कर्म ही नहीं है। ठीक है जी, अगर हमने कहा किसी ने मृत्यु की कामना करी तो कैंसर आ गया, लेकिन उसके अगली जनरेशन के पास कैसे चला गया, और 8 साल के बच्चे के पास कैसे चला गया, 10 साल के बच्चे के पास कैसे चला गया, उसने तो पास्ट लाइफ भी कितना निकालोगे आप उस व्यक्ति का। तो उस मूवमेंट के ऊपर डीएनए हीलिंग बहुत पावरफुल चीज है और बहुत ज्यादा हीलर की मदद करती है। और दूसरा एक वर्ड बोला जाता है अध्यात्म के अंदर, यूनिवर्स इज शेकन यू फॉर अवेकनिंग। ठीक है जी, यूनिवर्स हमें शेक करता है अवेक करने के लिए, मतलब हम हमें अपने आप को शेक करना पड़ेगा तभी हम अवेक होंगे।
तो जब हम अपने संपूर्ण ज्ञान का एक्सेस चाहते हैं पूर्वजों के साथ, ठीक है जी, जब हम अपने संपूर्ण ज्ञान की एक्सेस की बात करते हैं तो हमें स्वयं को शेक करना पड़ता है, ठीक है जी। और जब हम स्वयं को भयंकर तरीके से शेक करते हैं तो हम जीरो स्टेट के अंदर होते हैं। मतलब जीरो स्टेट मतलब जीरो स्टेट, और वो मोमेंट होता है जब हम यूनिवर्स से कुछ भी रिसीव कर सकते हैं, ठीक है जी। ऐसे मोमेंट हर व्यक्ति की लाइफ में मल्टीपल टाइम्स आते हैं, पर हमें उस मूवमेंट की कीमत ही नहीं पता होती कि वो मूवमेंट कहाँ है। इसीलिए एक महान संत ने कहा, संभोग से समाधि तक। ओशो ने कहा संभोग से समाधि तक। जब आप संभोग में हैं तो आप उस मूवमेंट के बहुत निकट हैं, और उसके बाद आप उस जीरो स्टेट को टच कर सकते हो। ओशो ने ऐसा बहुत बार बोला, लेकिन किसी ने उस बात को इस तरीके से नहीं समझा कि वो कह रहा है कि रिसीवर बन जाओ। रिसीवर बनने के लिए आपको अपने आप को स्टेट से कनेक्ट करना होता है, और उस स्टेट में कनेक्ट होने के बाद आप कुछ भी चीज को रिसीव कर सकते हो। अब जब हम डीएनए हीलिंग करते हैं तो इसमें हम अपनी बॉडी के एक एक सेल, एक एक एटम को स्टार की शेप में, मतलब आसमान में जैसे तारे होते हैं, हमें इमेजिनेशन के लिए कुछ तो चाहिए, तो आसमान में जैसे तारे टिमटिमाते हैं, हम अपने पूरे शरीर के अंदर एक एक सेल, एक एक एटम को ऐसे टिमटिमाते हुए महसूस करते हैं। जिसका मतलब होता है कि हमारे, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें क्या दिखाया देता है, जब हम किसी की डेथ पे जाते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी की डेथ पे जाते हैं तो छोटा बच्चा आके पूछता है जी वो कहाँ गए। अब तो आसमान में उंगली करके दिखा देते हैं, जी वो तारा है ना जी, वही है। अब तुम्हारा नाना नानी मामा जो भी व्यक्ति है कहते हैं जी वो तारा अब तुम्हारा वो है, और बच्चा उस तारे को देखता है, ठीक है। ये एक बहुत आध्यात्मिक बात है कि ऐसे बच्चे को कहा कह दिया जाता है, ठीक है, ताकि बच्चे के मन में ये भाव ना आए कि वो व्यक्ति कहीं अब वापिस नहीं आएगा। वो उसको देख के इस बात को तसल्ली दे कि वो है और उसका अस्तित्व है। ऐसे ही जिस मोमेंट पे हम अपने शरीर के टिमटिमाते, अपने शरीर को, एटम्स को स्टार्स की तरह टिमटिमाते हुए महसूस करेंगे, तो संपूर्ण यूनिवर्स में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पैरेलल ब्रह्मांड लाइफ, जहाँ कुछ जो कुछ भी है, वहां पे हम अपनी बॉडी से एक मैसेज को क्रिएट करते हैं, और यहाँ हम हील होंगे, उधर हमारी पैरेलल लाइफ भी हील होगी, जो भी हमारी पैरेलल लाइफ है वो भी हील होगी। और जैसे क्वांटम हीलिंग होती है, क्वांटम हीलिंग टाइप की कॉन्सेप्ट है, और इस हीलिंग का इम्पैक्ट हमें महीनों महीनों तक, सालों सालों तक नजर आने वाला है। मतलब एक बार मेडिटेशन करेंगे, महीनों महीने तक आपको इसका इम्पैक्ट नजर आने वाला है। और स्पेशली वो लोग, जैसे मैंने तृप्ति मैडम का नाम लिया, ज्योति मालीवाल मैडम जी हैं क्लास के अंदर, जिनको मैं जानता हूँ, जिनके कुछ ऐसे केस हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं जल्दी से। सिंपल सी बात, आप लोग ज्यादा इंटरेस्ट के साथ, ज्यादा पावर के साथ और ज्यादा ऊर्जा के साथ इस मेडिटेशन को कीजिए और हील कीजिए उस चीज को, ठीक है। बेनिफिट नंबर 1, मैं स्वयं पूरे यूनिवर्स में आज तक मेरे कुल देवता से पूर्वज तक का जो भी ज्ञान है उसका एक्सेस ले रहा हूँ, नॉलेज का फिल्टर करके। दूसरा, मैं सभी बीमारियों के आगे एक बैरियर लगा रहा हूँ, हेरिडिटी वर्ड के आगे मतलब एक बैरियर लगा रहा हूँ। तीसरा, मैं इस बात का श्योर कर रहा हूँ कि मेरा भी 111वां नंबर है कभी ना कभी, ठीक है जी, वो तो हो गई। तो उस मोमेंट के लिए मैं आज ही एक ऐसी जनरेशन को तैयार करने के लिए मेडिटेशन कर रहा हूँ कि चीजें यहीं रुक जाएं, सारी की सारी, वो पिछली खराब चीजें आगे जाए ना। क्योंकि आप अगर सिंपल सा सवाल अपने आप से पूछें कि मान लो योगराज कालराज जी कुल देवता है, तो आप क्या चाहेंगे सर, जो आपका जनरेशन चालू है, 111 की सीढ़ी जो नीचे तक जा रही है, आप क्या चाहेंगे कि उनके जीवन में कष्ट हो? Absolutely no. नहीं, कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई गलत चीज, All positive, everything on positive direction. सब अच्छा हो, यही इच्छा रहेगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हर कोई यही चाहेगा, राइट? एवरीबडी वांट दिस, लेकिन वो तब चाहेंगे और आपके कंट्रोल में नहीं होगा, राइट? आज चाहेंगे और आज हम उसके लिए कर्म करेंगे तो हमारे कंट्रोल में होगा। खुद को
खुद का जो हमारा भविष्य और वर्तमान की घटनाओं से टकराव होना है, उस टकराव के लिए हम स्वयं को तैयार रखें, ठीक है। और जर्नी के अंदर हम स्वयं को सजग रखें। जैसे टैरो कार्ड के अंदर दी हर्मिट का कार्ड आता है, उसमें स्वामी जी की फोटो लगी हुई है, टोपी थैला कि बर्फ पे आदमी जा रहा है तो अपना सारा सामान लेके जा रहा है साथ में, मतलब भविष्य के लिए हमने स्वयं को तैयार करना। इसी को तो आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं। ये तो आध्यात्मिक यात्रा नहीं है कि मेरा जन्म ही नहीं होगा, इस बात को मान के बैठ गए और इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है कि आपका जन्म नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने अपने आप को तैयार करना, सजग करना, सत्य का सामना करना और सत्य के साथ जीना, उसी को कहते हैं कि डीएनए हीलिंग आज जो हम करेंगे इसका इम्पैक्ट हमें कहाँ तक देखने को मिलेगा। और उस टाइम आपके पास इस डेटे का एक्सेस होगा कि भैया मैं ये चाहता था, और अपने पास ये रिग्रेशन नहीं होगा कि मैं कुछ बदल नहीं सकता, राइट। मतलब आगे रेमेडी नहीं करनी पड़ेगी, आज ही कर लेते हैं मेहनत, जो मेहनत करनी है आज कर लेते हैं, आगे हमें रेमेडी वेमेडी नहीं करनी पड़ेगी कोई भी। तो उस वक्त हम इस अफसोस के साथ नहीं होंगे। कहते हैं जो मिलता है उसे स्वीकार करो, जो मिलता है उसे स्वीकार करो। जो अथर्ववेद का कॉन्सेप्ट है और जो कॉस्मिक हीलिंग का कॉन्सेप्ट है वो 70 से 80% मैच करता है। अथर्ववेद भी यही कहता है कि तुम देव हो जाओगे जब तुम 111वें नंबर पे बैठे होगे। देवता का स्थान आपको मिल जाएगा, मतलब आप इतने डायमेंशंस क्रॉस कर जाओगे कि आपको देवता का स्थान, तुम देव हो जाओगे। और जब मैं देव हो जाऊंगा तो फिर मुझे इस बात को स्वीकार करने में क्या बुराई है, और जब मैं कुल देवता बन जाऊंगा मुझे इस बात को स्वीकार करने की में भी क्या बुराई है, और इस बात का फक्र मेरे अंदर क्यों ना हो कि इसकी तैयारी मैंने उस जन्म में की थी जिस जन्म में मैंने इसके बारे में सोचा था, ठीक है। तो मेरे लिए कितना प्राउडफुल मोमेंट होगा। उस वक्त भी मेरा कॉन्फिडेंस कोई मुझसे नहीं छीन पाएगा और आज भी नहीं छीन पाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में आध्यात्मिक उन्नति होना, ठीक है जी। आध्यात्मिक विकास और आध्यात्मिक उन्नति इसी को कहते हैं। डजंट मीन कि हमें पैसे आ रहे हैं, प्रॉपर्टी आ रही है या हमारे जीवन में सुख आ रहे हैं, वो आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। आध्यात्मिक उन्नति का आधार है कि मेरा जागरण हो रहा है और सोच के मामले में मैं बहुत आगे तक पहुंच चुका हूँ। मतलब मैं इतना बड़ा सोच सकता हूँ और इतना बड़ा सोचने के लिए मैं आज ही कर्म कर रहा हूँ, राइट। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, मुझे पता है कि भविष्य में कभी ना कभी कैसे भी मैं वहां तक तो पहुंचने ही वाला हूँ, और जब मुझे पहुंचना है तो उसकी तैयारी मैं आज से क्यों ना करूँ। सही कह रहा हूँ स्वामी जी? बहुत बढ़िया, स्वामी जी बिल्कुल तैयार बैठे हैं मेडिटेशन करने के लिए। तो मैंने अपनी जनरेशन के लिए, जनरेशन टू जनरेशन के लिए तैयारियां की। जो आज घट रहा है मैंने उसको हील करने की तैयारी करी, जो वर्तमान में घटेगा मैं उसको हील करने की तैयारी कर रहा हूँ। और जो रेकी ऊर्जा के द्वारा ब्रह्मांड और मेरे बीच में संबंध कायम हुआ है, उस संबंध के साथ भी मैं खुद को बहुत मजबूती के साथ जीने लगा हूँ, और जिसकी वजह से कि अब मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति को महसूस कर पाऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स और बीमारियां जिनका इलाज आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा, बहुत आसानी से। जहां विज्ञान बेकार है, जहां पे क्या नाम है आपका, एक हीलर घुटने टेक देता है, वहां पे ये चीज ऑटोमेटिक काम करती है, ऑटोमेटिक काम करती है। अब रेकी का भी तो इतिहास ही पढ़ना पड़ता है ना हमें, पहले रेकी सीखने से पहले। वही इतिहास क्या है, इतिहास में किसी ने पत्थर के साथ सर्जरी करी थी। रेकी का इतिहास यही कहता है कि पत्थर के साथ सर्जरी हुई थी। तो जी वो इंफॉर्मेशन कहाँ है? डीएनए में तो होगी, तभी तो हीलर बन रहे हैं। तो अब वो और कैसे जागृत हो सकती है, हमें इस चीज को समझना है। अब हमारा डीएनए कितना बड़ा है? अनंत है। हम कितने बड़े हैं? हम भी अनंत है। और अगर हम अनंत हैं तो फिर हमारा मैसेज कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। और उसका इम्पैक्ट कहाँ तक आएगा हमारे पास? वो भी अनंत तक आएगा। मैं देख रहा हूँ क्लास के बहुत सारे सदस्य झपकियां ले रहे हैं क्लास के अंदर, ठीक है जी। फाइन नहीं ले रहा तो आप मेरी शराफत का फायदा मत उठाइए, ठीक है। नहीं तो जब लोग मुझे 6-6 महीने बाद में मिलते हैं, उनके 2-2 हज़ार रुपए के नोटों की जेब कट जाती है। अभी मैं 500 के लिया करूंगा नोट आपसे फाइन के अंदर, 500 के 4, ठीक है जी। तो क्लास में झपकियां लेनी बंद कीजिए,
सोने वाले व्यक्तियों के नाम नीरव पांडे जी लिस्ट रोज भेजते हैं फोटो के साथ कि भैया ये सो रहे हैं। और कभी भी सर आपको मिले तो आपको फाइन लेना है। आपको पता है पद्मा आंटी का फाइन कितना इकट्ठा हो रहा है? 9,000 रुपये करीब पद्मा आंटी का बिल बना रखा है मैंने फाइन का। जो झपकियां देती है ना आंटी जी क्लास के अंदर या फोन पे बात करती हैं, सारी लिस्ट है मेरे पास। उमा शंकर जी का 12,000 का बिल है आपका। अब वो एक सरदार जी आते हैं क्लास में, नवदीप सिंह जी, आजकल वो डीपी लगा देते हैं, आते नहीं सामने, उनका भी बिल हो रहा है 3,000 रुपये का। सबके नाम लिख रखे हैं हमने। आपका भी बिल है अंजलि शाह मैडम जी, आप जो मुस्कुरा रहे हैं आपका भी बिल बना हुआ है। तो क्लास में झपकियां ना लें, आपकी झपकियां भी नोटिस की जाती हैं सभी की। ठीक है, चलिए मेडिटेशन की तरफ मूव करते हैं। आई होप कि आप सबको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। बैठ के इस मेडिटेशन को कीजिएगा या लेट के कीजिएगा। वैसे इस मेडिटेशन का यही नियम है कि आप इस मेडिटेशन को बैठ के करें, परंतु अगर आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं दे रहा तो आप इसको लेट के भी कर सकते हैं इस मेडिटेशन को। ठीक है जी। और इस मेडिटेशन के अंदर एक ही इमेजिनेशन होनी चाहिए हम सबकी, आसमान में टिमटिमाते हुए तारे। ठीक है जी। आज ही कर लीजिए, कल तूफान आने वाला है। आज आप मेडिटेशन करेंगे कल तूफान आएगा। तो आज कल तारे नजर नहीं आएंगे, आज ही नजर आएंगे, मतलब आज ही मेडिटेशन को कर लीजिए। ओके, तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है सेटल डाउन हो जाए। हाथ लॉक नहीं करने हैं, पैर लॉक नहीं करने हैं। मैंने रेखी की सेकंड क्लास में आप लोगों को बोला था ना कि शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ये सारे शब्द घूम के हमारे पास क्लास में वापस आएंगे। जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो ये सारे शब्द हमारे पास वापस आएंगे। ओके, बहुत सारे ऐसे आदरणीय सदस्य होंगे जिनको अपने कुल देवता का नाम नहीं पता होगा। हम में से बहुत सारे ऐसे आदरणीय सदस्य होंगे जिनको अपने कुल देवताओं के नाम नहीं पता होंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको अपना पूर्वज वर्ड यूज करना है। पूर्वज मतलब पूर्वज, जहां से शुरुआत हुई, जिससे कि आपके पास एग्जैक्ट नाम भी नहीं है लेकिन आपका ट्रैक एग्जैक्ट है। हमारा मतलब जो ट्रैक है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। और ये भी नहीं सोचना कि जिनके पूर्वज, जिनके कुल देवता पाकिस्तान से है, तो ये भी नहीं सोचना कि पाकिस्तान अभी अलग हो गया। पाकिस्तान पाकिस्तान रहेगा लेकिन पूर्वज हमारे ही रहेंगे वहां पे भी। ठीक है जी। क्योंकि एक व्यक्ति से पीछे बात हुई तो वो बोले जी मैं तो तब से कुल देवता की पूजा नहीं करता जब से भारत पाकिस्तान बना। मैं कहा क्यों? क्योंकि हमारे कुल देवता पाकिस्तान के थे। मैंने कहा ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, देश तो बाद में बने। ठीक है जी। जिनको भी आदरणीय सदस्यों को नहीं पता हो अपने कुल देवता का नाम, आप सिर्फ पूर्वज वर्ड का यूज कीजिएगा, हमारे पूर्वज। गोस्वामी मैडम जी कल से आप क्लास में सो ही रही हैं। ठीक है जी। तो आगे से क्लास में आने से पहले 1 घंटा आप सोया कीजिए, फिर क्लास ज्वाइन किया कीजिए। नहीं, वैसे आपका बिल बन रहा है, उसकी चिंता मत कीजिए आप। ओके जी, चलिए सेटल डाउन हो जाते हैं। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। हाथ जोड़ के ब्रह्मांड का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मांड की सभी उन शक्तियों का धन्यवाद करेंगे जो हमसे जुड़ी हुई हैं, जिनके द्वारा हम संचालित हैं। धन्यवाद करेंगे इस जन्म के माता पिता का, जिन्होंने हमें शरीर प्रदान किया।
धन्यवाद करेंगे प्रकृति और जीवन शक्ति का। धन्यवाद करेंगे प्रकृति और जीवन शक्ति का, जिनकी वजह से हम कॉन्शियसनेस में हैं। अगले 1 मिनट तक खुद को संतुलन में, बैलेंसिंग में महसूस करेंगे, स्वयं के साथ, ब्रह्मांड के साथ, प्रकृति के साथ बैलेंस में महसूस करेंगे। शांत, सजग, कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई दुख नहीं, एकदम शांत, सजग। उन पलों को याद करेंगे जब आपने चोकोरे की ट्रीटमेंट ली थी, आह्वान किया था अपने कुल देवता का, माता पिता का, दादा दादी का, नाना नानी का, और उन सबसे आज्ञा लेके स्वयं की जर्नी का समर्पण ब्रह्मांड को दिया था। कुछ उन आदतों को याद करेंगे जो हमारे माता पिता, दादा दादी या को रिश्तेदारों से मिलती है। उन आदतों को याद करेंगे। कुछ ऐसी भी आदतें जो माता जी, पिताजी, दादा दादी, नाना नानी इन सब से मिलती हैं। कुछ चेहरों को याद करेंगे जो हमारे माता पिता से मिलते हैं, दादा दादी, नाना नानी जैसे हमारे चेहरे मिलते हैं। उन चेहरों को याद करेंगे जिनसे हमारे चेहरे मिलते हैं।
धन्यवाद के भाव से, धन्यवाद के भाव से अपने पूर्वजों का धन्यवाद करेंगे और इस बात पर विचार करेंगे कि अगर उनके दिए हुए अनुभव, ज्ञान, नॉलेज हमारे पास ना होते तो हम कैसे अंधकार में होते। हमें अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए हम उनका धन्यवाद करेंगे। हम अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए अपने पूर्वजों का धन्यवाद करेंगे, अपने कुल देवता का धन्यवाद करेंगे। कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अस्तित्व में हमारे पूर्वजों की ब्लेसिंग्स, उनके अनुभव, उनकी यादें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कर्म के आधार पर रिश्ते बने, परंतु ज्ञान निस्वार्थी आगे बढ़ता चला गया। ज्ञान जीरो स्टेट और अनकॉन्शियसली और यूनिवर्सल होकर हमारे साथ चलता रहा। इस जन्म में जो हम, इस वर्ष में जो हम अनुभव कर पा रहे हैं अपनी आध्यात्मिक जर्नी को, अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जिसकी शायद हमने कल्पना भी नहीं की थी, पूर्व जन्म में अगर इसका कोई भी आधार है तो उसके लिए भी धन्यवाद करेंगे। पूर्व जन्म में भी अगर इसका कोई आधार है तो उसके लिए भी धन्यवाद करेंगे। हमारे पूर्वजों की शक्तियां, ज्ञान, नॉलेज, विजडम को हम फिल्टर कर सकें, स्वयं को देव के रूप में भविष्य में स्थापित कर सकें, वर्तमान में स्थापित कर सकें, उसके लिए हम अपने संपूर्ण डीएनए को शेक करेंगे, स्वयं के शरीर को आजाद करेंगे और बॉडी को आसमान में टिमटिमाते हुए तारों के रूप में कन्वर्ट करेंगे। जैसे शरीर का एक एक अंग छूटता जा रहा है और आसमान में तारे बनकर टिमटिमा रहा है, स्वयं को आसमान के रूप में और आसमान के भीतर तारों को टिमटिमाते हुए महसूस करेंगे। हमारे शरीर का हर एक एटम उस नॉलेज को लेने के लिए ब्रह्मांड में जा रहा है, उस नॉलेज को लेने के लिए ब्रह्मांड में जा रहा है
जो हमारे डीएनए में स्टोर है, उस नॉलेज को फिल्टर करने के लिए ब्रह्मांड में जा रहा है। जो हमारे डीएनए में स्टोर है, कहाँ बैरियर लगाना है, कहाँ फिल्टर लगाना है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड जानता है। स्वयं को कन्वर्ट होने देंगे और स्वयं को हील होते हुए महसूस करेंगे। जैसे आसमान में तारे, जैसे आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, ऐसे ही शरीर का हर एक एटम, हर एक सेल टिमटिमा रहा है और ब्रह्मांड से अपने हिस्से का ज्ञान, अपने हिस्से का विजडम, नॉलेज स्टोर करता जा रहा है, स्टोर करता जा रहा है, फिल्टर करता जा रहा है। खुद के भीतर हर एक एटम को शेक होते हुए महसूस करेंगे, टिमटिमाते हुए महसूस करेंगे, जगमगाते हुए महसूस करेंगे। खुद के भीतर, खुद के भीतर हर एक सेल, आपके शरीर का हर एक सेल, हर एक एटम टिमटिमा रहा है। ब्रह्मांड में जहां जहां, जहां जहां तक आपकी नॉलेज के सोर्स हैं, जहां जहां तक आपकी स्टोरेज है, वहां वहां से आप इन पर अपने स्वयं को हील कर रहे हैं, स्वयं के वर्तमान को हील कर रहे हैं, स्वयं के फ्यूचर को हील कर रहे हैं। आज आप बैरियर लगाने में सक्षम हैं। आज आप स्वयं का एक्सेस लेने के लिए सक्षम हैं। आज आप सक्षम हैं अपने वर्तमान का निर्माण करने के लिए। स्वयं निर्माणकर्ता ने आपको आपके भविष्य के निर्माण के लिए अपॉर्चुनिटी दी है, मौका दिया है। स्वयं को ब्रह्मांड के साथ अट्यून होते हुए और अपने पूरे डीएनए को हील होते हुए महसूस कीजिए। एक एक सेल, एक एक एटम हील होते हुए महसूस कीजिए। जैसे सारे ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपके कुल देवता की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है और आपको संपूर्णतः शक्ति प्रदान की जा रही है भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए। अपने आप को, अपने डीएनए को हील होते हुए महसूस कीजिए। अपने भीतर अवेकनिंग को महसूस कीजिए, जागरण को महसूस कीजिए। अपनी यात्रा में आगे जिस भी दृष्टि की जरूरत है, उस दृष्टि को अपने भीतर महसूस कीजिए। स्वयं को अवेक महसूस कीजिए। स्वयं को निष्ठावान, श्रद्धावान और भाग्यशाली महसूस कीजिए।
स्वयं के भीतर जागरण को महसूस कीजिए। स्वयं के भीतर की शक्तियों को महसूस कीजिए। स्वयं के शरीर के हर एक सेल, हर एक एटम को एनर्जाइज होते हुए महसूस कीजिए। धन्यवाद का भाव अपने पूर्वजों के लिए रखिए। उनकी ब्लेसिंग्स को महसूस कीजिए। उनके आशीर्वाद को महसूस कीजिए। अपने भीतर छुपी सभी रहस्यमय शक्तियां, सुप्त चेतनाओं के माध्यम से उनको जागरण होते हुए महसूस कीजिए। स्वयं को चेतनावान, बुद्धिमान और ज्ञानी के रूप में महसूस कीजिए। स्वयं के भीतर चेतना के उच्च स्तर को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि एक एक एटम, एक एक सेल ऊर्जावान हो रहा है। एक एक एटम, एक एक सेल ऊर्जावान हो रहा है। हमारे सभी पूर्वजों की ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त हो रही है। उनकी नॉलेज, उनका विजडम हमें प्राप्त हो रहा है। उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। वो खुश हैं यह जानकर, यह देखकर कि हम इतने निष्ठावान हैं, हम इतने आध्यात्मिक हैं, हम इतने ऊर्जावान हैं। ब्रह्मांड में जहां जहां भी कड़ियां फैली हुई हैं, वहां वहां से आप तक वो अपने आशीर्वाद को ब्लेसिंग्स के रूप में भेज रहे हैं। अपने एटम्स में, अपने डीएनए में, अपने भीतर उस आशीर्वाद को महसूस कीजिए। उन ब्लेसिंग्स को, उनकी ब्लेसिंग से मिलने वाली ऊर्जाओं को महसूस कीजिए।
जब कभी भी उन कड़ियों से सामना हो भविष्य में, कभी भी बात, कभी भी किसी भी रिश्ते में, कर्म से, मन से, विचार से, तो चेहरे पर एक शानदार मुस्कान हो। हम बहुत ऊर्जावान हों, कर्म, मन, वचन से उस रिश्ते को हील करने की एक दिव्य शक्ति के साथ हमारा उनके साथ सामना हो। खुद को बहुत ही निष्ठावान और ऊर्जावान महसूस करेंगे, बहुत ही निष्ठावान, बहुत ही ऊर्जावान महसूस करेंगे। स्वयं को भीतर से एक एक सेल को, एक एक एटम को हील होते हुए महसूस करेंगे। धन्यवाद करेंगे अंधकार से रोशनी में लाने के लिए अपने सभी पूर्वजों का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे ब्रह्मांड का, धन्यवाद करेंगे ब्रह्मांड का, जिसने किसी न किसी भाव, विचार, फ्रिक्वेंसी के द्वारा हमें उनके तक जोड़े रखा। धन्यवाद रखेंगे, करेंगे अभी के माता पिता का, जिनकी वजह से इस शरीर के रूप में हम इस घटना को अनुभव कर पा रहे हैं। धन्यवाद करेंगे सभी ब्रह्मांडीय शक्तियों का, जिनसे जुड़कर जीवन, शक्ति और प्रकृति के साथ, जीवन शक्ति और प्रकृति को हम एक साथ अनुभव कर पा रहे हैं। धन्यवाद करेंगे उस चेतना का जो हमें स्वयं के साथ जोड़े हुई है, जो हमें हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारा मार्गदर्शन कर रही है। धन्यवाद करेंगे उस ईश्वर का जो निराकार है, जिसको हम जानते नहीं, परंतु जिसको हम अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद करेंगे सभी एलिमेंट्स का, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश का। धन्यवाद करेंगे हर एक उस कण का जो हमारे, जिसकी वजह से हमारे जीवन का वजूद है। धन्यवाद करेंगे, खुद को सजग और तैयार करेंगे भविष्य के निर्माण के लिए, वर्तमान के लिए। धन्यवाद करेंगे ब्रह्मांड का, मुझे मेरी जिम्मेदारियां समझाने के लिए धन्यवाद, मुझे मेरी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद, मुझे मजबूत बनाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मुझे स्वयं के साथ जोड़ने के लिए, धन्यवाद मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए, धन्यवाद मुझे अपने जैसा बनाने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एंड स्लोली ओपन योर आईज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे मेडिटेशन शरीर को नहीं, आत्मा को भी शांति देते हैं हमारी, मतलब हम सोल के लेवल पे अपने आप को कहीं कनेक्ट कर पाते हैं। और आज के इस युग में माता पिता को धन्यवाद या दादा दादी को धन्यवाद, अलग ही सिस्टम है, ठीक है। और इस लेवल पे धन्यवाद कहने के बाद जो सुकून हम अपने भीतर महसूस करते हैं, वो हमें 5 करोड़ के फार्म हाउस में या 10 करोड़ के महल में भी नहीं मिलने वाला। जो सुकून हमें अपने भीतर महसूस होता है, इसी को शायद वो पीस ऑफ माइंड बोलते हैं, जिसकी खोज में हम अध्यात्म की राह पे निकलते हैं। शायद यही जो शब्द होते हैं वही हमें मतलब
आत्मा से जोड़ते हैं, हमारे शरीर को हमारी आत्मा से जोड़ते हैं। अदरवाइज हम एक अलग दौड़ में होते हैं। और जब हम इस दुनियावाद के भाव में आके खुद को ब्रह्मांड के समर्पण के साथ लेके जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हम किसी आध्यात्मिक यात्रा में हैं, और उस आध्यात्मिक यात्रा में कुछ भी छूटा नहीं है, सब कुछ हमारे साथ है। बस हमें अपनी नजर और नजरिए का फर्क बदलना होता है। तो जब हम इस मेडिटेशन को करते हैं ना, तो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि जो हमारे माता पिता या हमारे जो भी पूर्वज हैं वो हमसे कहीं भी दूर हैं। हमें हमेशा इसी चीज का अनुभव होता है कि वो हमारे साथ हैं। ठीक है, जब हम चेहरों की बात करेंगे, आदतों की बात करेंगे, नॉलेज की बात करेंगे, तो हम पाएंगे कि सब हमारे साथ है। और इसी को बोलते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पूर्वजों की, वो हमारे मतलब भीतर ही, हमारे भीतर ही है। और बस हम उसको डिकोड नहीं करते, हम रिसीवर नहीं बनते। तो डीएनए हीलिंग का रेकी के साथ कैसा कनेक्शन है वो आज आपको क्लियर समझ में आया। ठीक है जी। अब ये जितनी प्रार्थना आपने की है इसका मीनिंग भी आप समझिएगा। जो भी प्रार्थना हमने की है, ये मैसेज ब्रह्मांड में आपने थ्रो कर दिया डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे। कहीं पूर्वज वर्ड बोल के, कहीं माता पिता बोल के, कहीं देव बोल के, डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के ऊपर आपने इस मैसेज को फ्लोट कर दिया। तो ये मैसेज पहुंचेगा जरूर, और इसका फीडबैक भी आएगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि आप सबने 20-20 हजार रुपए कमाए हैं आज। कैसे कमाए हैं? कि कुल देवता आपके आपसे नाराज हो गए, ये कह के 20 हजार रुपए की पूजा की जाती है, राइट, सबकी। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये मेडिटेशन करने के बाद हमें कभी ऐसा भाव भी आ सकता है कि हमारे कुल देवता हमसे नाराज होंगे? चिंतित हो सकते हैं हमारे प्रति कि हमारे बच्चे कैसे हैं। हमसे नाराज नहीं हो सकते वो कभी भी। गुरु कभी नाराज नहीं होते, कुल देवता कभी हमसे नाराज नहीं होते। तो 20-20 हजार रुपए का आप सबका खर्चा बच गया। ठीक है, अब एक कंफ्यूजन खत्म कर देते हैं। मोर पंख की जो क्लास पेंडिंग है हमारी, उसका रेकी से कोई लेना देना नहीं है। संजीवनी का एक मंत्र है जो हम कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। 7 फूल और कलर भी हम कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज का टॉपिक डबल हो जाता अगर मैं 7 फूल और कलर को लेके आता तो। ठीक है जी, क्योंकि मेरे को आपको समझाना भी पड़ेगा जी, ये फूल अगर इस चक्र से बिलोंग करता है तो इनका कनेक्शन क्या है। ठीक है, तो 7 फूल, एक फूल पे अगर हम 10 मिनट भी लगाएंगे तो 70 मिनट की क्लास तो हमारी बन जाएगी। इसलिए वो टॉपिक मैंने कल पे रखा। संजीवनी की क्लास हमें करनी है। अपना ऑन सिंबल कैसे क्रिएट करना है ये भी टॉपिक का पार्ट है। वेंड भी टॉपिक का पार्ट है, क्वेश्चन आंसर भी टॉपिक का पार्ट है। लेकिन जो कोर्स कंप्लीशन का कंटेंट था वो यहाँ पे हमारा मतलब ओवर हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है जी। तो आपको ये नहीं कहना कि मोरपंख और वो एक ही क्लास है। रेकी खत्म होने के बाद मैं मोरपंख का पार्ट 2 आप लोगों के लिए बना बनाया रेडी पड़ा है मेरे दिमाग के अंदर। बस मुझे आप लोगों को प्रेजेंट करना है। ठीक है जी। तो आप ऐसा कुछ ही मत सोचिए, और चिंता मुक्त होने के लिए अध्यात्म किया जाता है। इस बात की चिंता नहीं की जाती कि सर ये रह गया, ये रह गया। हम भी रह जाएंगे उसके साथ, हमें छोड़ना आना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए। वट एवर कमिटमेंट गिवन बाय यूनिवर्स सेवियर फाउंडेशन, उसकी डिलीवरी आपको 101% होगी। मतलब ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं है जिसकी डिलीवरी आपको 101% नहीं होगी। कल हम आपको सर्टिफिकेट्स के लिए लिंक देंगे। ठीक है जी, गूगल फॉर्म का लिंक। आप लोगों को करना क्या है, फॉर्म को एक बार ही भरना है, राइट। जब आपका फॉर्म सबमिट हो गया, आपका काम खत्म, राइट। आपका सर्टिफिकेट आपकी ईमेल के ऊपर आ जाएगा। जब तक ये कोर्स का हम संपूर्ण समापन करेंगे उस तब तक आपके कोर्स का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास आ जाएगा। सर्टिफिकेट आपके पास 2 भाग में आएगा। भाग नंबर 1 रेकी लेवल 1, 2 और 3। भाग नंबर 2 मास्टर लेवल और ग्रैंड मास्टर लेवल। ठीक है जी। तो आपको 2 सर्टिफिकेट रेकी के प्राप्त होंगे, और 2 ही आपको वो मिलेंगे, क्या नाम है, लिंक मिलेंगे। तो लिंक 1 में हम पहले आप लोगों को एक सर्टिफिकेट देंगे, और लिंक 2 में हम आपको दूसरा सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है जी। और एनएलपी की क्लास का जो सर्टिफिकेट पेंडिंग है, तो उसके लिए हमने आपसे गूगल फॉर्म तो पहले से भरवा के रखा हुआ है। सिर्फ सर्टिफिकेट भेजना है। वो उतने लोगों को मिल जाएगा जितने लोगों ने एनएलपी की क्लास की थी।
ठीक है जी। इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट पेंडिंग है तो रुके रहिए, बने रहिए। किसी का सर्टिफिकेट छूट जाए, मान लो नहीं आया आपको ईमेल के ऊपर, तो घबराना नहीं है। जब भी मैं किसी दूसरे शहर के अंदर जाता हूँ तो मेरे बैग में 10-15 सर्टिफिकेट रखे रहते हैं। मान लो आपसे मेरी वहां मुलाकात हुई और आपने कहा जी मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया, तो वहीं पे आपको सर्टिफिकेट भर के आपके साथ फोटो खिंचवा ली जाती है। पहली बात कि भविष्य में हम जहाँ भी मिलेंगे वहां पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है जी। दूसरी चीज, क्या नाम है, फिर भी अगर किसी का सर्टिफिकेट रह जाता है तो हमारे यहाँ से 2 व्यक्ति रहेंगे, आपके कंसर्न पर्सन, जो आपका नाम लिखेंगे। ठीक है जी। और गूगल फॉर्म में आपका नाम चेक करेंगे और आपका सर्टिफिकेट डिस्पैच करेंगे। 500-600 सर्टिफिकेट जब डिस्पैच करने होंगे तो टीम के ऊपर थोड़ा सा वजन आएगा। तो वजन ना आए उसके लिए आप लोग सिर्फ आशीर्वाद दीजिएगा, नाराज मत होइएगा और घबराइएगा मत कि हमारा सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट आपको 100% मिलेगा, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं। और नहीं भी मिलेगा तो भी नहीं घबराना, कोई मेरे ऑफिस में आता है तो भी लेके जा सकता है अपना सर्टिफिकेट। आप लोग मेरे ऑफिस आते हैं काफी सारे लोग, तो भी आप अपना सर्टिफिकेट मेरे पास से लेके जा सकते हैं। यहाँ से आपको बना बनाया मिल जाएगा। कोई रह जाएगा तो एक ऐसा व्यक्ति आपको असाइन किया जाएगा जो आपको पर्सनल ईमेल के ऊपर डाल देगा। लेकिन जो प्रोसेस में टाइम लगेगा 2 से 5-7 दिन, वो लगने दीजिएगा, बेचैन नहीं होना। ठीक है जी, किसी को भी। और वो सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं। ठीक है जी। अगर आपने प्रिंट आउट निकलवा के फ्रेम करवा के अपनी दीवार पे नहीं लगाया तो किसी को नहीं पता लगेगा आप रेकी हीलर हैं। ठीक है जी। जरूर प्राउडफुली आपने अपने सर्टिफिकेट्स को दीवार पर लगाइएगा। आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, आपने मेहनत की है, आपको आगे प्रैक्टिस करनी है। और जो सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलेगा उसकी खास बात बता देता हूँ, इंटरनेशनल रेकी हीलर बनेंगे आप। ठीक है, आप किसी को भी सिखा सकते हैं पूरी दुनिया में रेकी। आप ऑथराइज हैं, आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उसके ऊपर हमारे एनजीओ का यूनिक नंबर भी रहेगा और क्यूआर कोड भी रहेगा सर्टिफिकेट के ऊपर। आपको ऐसा कोई घबराहट नहीं रखनी कि हम सिखा सकते हैं या नहीं सिखा सकते। कागज पे अगर आपको सिखाने की बात है तो कागज पे तो आप सिखा ही सकते हो, बाकी सारा सिस्टम तो अंदर ही होता है, ज्ञान तो हमारे अंदर ही होता है। उसके अलावा 75 क्लास टोटल रेकी की है। स्टार्टिंग में क्लास 45 थी, कोर्स स्ट्रेच कर होता गया और हमने इसको 75 तक हम इसको ले आए। तो 75 की 75 क्लासों में आपको कल शाम के बाद, मतलब कल शाम 7 बजे के बाद आप किसी भी मोमेंट पे चेक कर लीजिएगा किसी भी क्लास के यूट्यूब डिस्क्रिप्शन को, आपको गूगल ड्राइव लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर रेकी लेवल 1, 2, 3, 4 मास्टर लेवल से संबंधित सारे के सारे डॉक्यूमेंट मटेरियल, चाहे आपको आगे किसी को देने हैं, खुद रखने हैं, और इंफॉर्मेशन, पीपीटी, फोटोज, म्यूजिक, 7 चक्रा म्यूजिक, सब कुछ, मेडिटेशन म्यूजिक जो इस क्लास के अंदर यूज हुआ उससे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको चीजें गूगल ड्राइव के अंदर मिल जाएंगी। कल गूगल ड्राइव अपडेट हो जाएगी और आपको सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा। कोर्स के समापन से पहले मैं आपको ये अनाउंसमेंट डेली करने वाला हूँ कि गूगल ड्राइव से आप अपना मटेरियल निकाल के अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लीजिए, फोल्डर बना लीजिए अपना एक। एंड उसके अलावा आपको क्या नाम है, सर्टिफिकेट के ऊपर ध्यान रखना है, पैनिक नहीं होना हमें। ठीक है जी। होता क्या है, हम सारे नियम भूल जाते हैं जब लंगर की घंटी बजती है। ये भारत का नियम है, जैसे ही लंगर की घंटी बजी, प्रसाद की या स्कूल की घंटी बजी, हम सारे नियम भूल जाते हैं, फिर चाहे कितना इंटरेस्ट का टॉपिक चल रहा हो। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें बहुत ही शांत रहना है, सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। कोई आदरणीय सदस्य बुजुर्ग हैं या ऐसे हैं जिनके पास गूगल ड्राइव से भी डेटा डाउनलोड करने की कोई फैसिलिटी नहीं है, राइट, और वो कहते हैं जी हमसे नहीं हो पा रहा है, तो भी 2 तरीके हैं। आप मेरे से मिलेंगे तो पेन ड्राइव के साथ मिलिएगा, मैं आपकी पेन ड्राइव में डाल दूंगा सब कुछ। अदरवाइज आपको पेन ड्राइव चाहिए तो जो पेन ड्राइव और कोरियर की कॉस्ट हो वो आपको बंदा असाइन कर दूंगा, वो दे देना, वो आपको कर देगा। तीसरा और सबसे बढ़िया तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि परिवार में एक बच्चे को ढूंढ लेना जिसकी उम्र 14-15 साल हो बस, वो आपका सारा डेटा 10 मिनट में डाउनलोड कर देगा, 5 मिनट के अंदर। अगर आप बुजुर्ग हैं, परिवार में या पड़ोस में किसी बच्चे को ढूंढ लेना, आजकल के बच्चों को सब कुछ आता है। ठीक है जी। तो आपका डेटा
आपका सर्टिफिकेट आपको ध्यान रखना है, कैसे रिसीव करना है पेशेंसफुली। गूगल ड्राइव लिंक पे आपको कोई चैलेंज किसी प्रकार का नहीं आने वाला और सर्टिफिकेट पे भी आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। इसकी पूरी व्यवस्था हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो सभी आदरणीय सदस्यों से विनती है, मैं अगर कभी आपके घर आ जाऊं किसी के, ठीक है, अचानक से, आजकल राहुल गांधी भी अचानक से किसी के भी घर चला जाता है, तो मैंने सोचा मैं भी स्टंट ट्राई करके देखता हूँ। तो सर्टिफिकेट दीवार पे लगा होना चाहिए, ठीक है जी। तो अगर छापा पड़ा और सर्टिफिकेट नहीं मिला तो स्वामी जी पता है ना फाइन में क्या होगा, जो भी प्रॉपर्टी आपके नाम होगी वो अपने नाम पे लिखवा के चला जाऊंगा वहां से मैं, ठीक है जी। और जो कहेगा मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है उसको खुद को ही ले आऊंगा मैं पूरा का पूरा, वो मेरी प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी टाइम, समय और एफर्ट हमने इन्वेस्ट किया है, अगर हम जाने अनजाने में इस बात को भूल जाए, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन गई कि हम रेकी को प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए, फिर वो दीवार पे टंगा सर्टिफिकेट मुझे याद करवाता रहे कि मैं एक हीलर हूँ, राइट। वो फील मेरे अंदर बनी रहे कि मैं एक हीलर हूँ। एक फौजी के दिमाग से कभी नहीं जाता कि वो एक फौजी है, वो हमेशा ही फौजी रहता है। रिटायरमेंट के 20 साल बाद भी वो कहेगा मैं एक फौजी हूँ। गली मोहल्लों में नाम पड़ जाता है कि ये फौजी भाई है, इनका नाम फौजी है, राइट। तो आपके दिमाग से भी कभी वो बात ना जाए, उसके लिए सर्टिफिकेट आपको प्रिंट करवा के दीवार पे टांगना है, ठीक है जी। तो उम्मीद करूंगा सबका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य है, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।